मैं अपने पति राकेश और देवर मुकेश के साथ घर पर रहती थी। एक दिन मैं दोनों हाथों में पोटली लिए खेत में काम कर रहे पति और देवर को खाना देने जा रही थी। मुझे जब भी समय मिलता तो मैं पति और देवर के साथ खेत के काम में जुट जाती थी। अपनी धुन में मैं पगडंडी पर तेज कदमों से चली जा रही थी। तभी सामने से आ रहे जमींदार के लड़के गोविंद और उसके मुनीम गिरधारी लाल पर मेरी नजर पड़ी। मैं ठिठक कर पगडंडी से उतरकर खेत में खड़ी हो गई और उन दोनों को जाने का रास्ता दे दिया। गोविंद और मुनीम गिरधारी की नजर मेरी इस हरकत और मेरे गदराए जिस्म के उतार चढ़ावों पर पड़ी। वे दोनों मुझे गिद्ध की तरह ताकते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद गोविंद ने गिरधारी से पूछा, क्यों मुनीम जी, यह सोन चिड़ैया किसके घर की है? यह तो राघव की बहू है, जा रही होगी खेत पर अपने पति को खाना पहुंचाने। राघव अभी 3 महीने पहले ही तो मरा था। 3 साल पहले उसने बड़े मालिक से 10,000 रुपये कर्ज लिए थे। अब तक तो ब्याज जोड़कर 22,000 रुपये हो गए होंगे। गोविंद की आदतों से परिचित मुनीम गिरधारी ने मस्केबाजी करते हुए कहा, लाखों का हीरा फिर भी इतना कर्ज? आखिर हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है ना? गोविंद ने कुछ सोचते हुए पूछा, और मुनीम जी, कैसी है तुम्हारी वसूली? तकाजा चालू है बेटा। जब तक बड़े मालिक तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आते तब तक इस हीरे से थोड़ी बहुत वसूली आपको ही करा देते हैं। मुनीम जी, जब हमें फायदा होगा तभी तो आपकी तरक्की होगी। दूसरे दिन मुनीम सुबह सुबह ही मेरे घर आ पहुंचा। उस समय मेरे पति और देवर दोनों दालान में बैठे चाय पी रहे थे। गिरधारी लाल को सामने देख मुकेश ने चाय छोड़कर दालान में रख के तख्त पर चादर बिछाते हुए कहा, राम राम मुनीम जी, बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। चाय तो लूंगा ही, लेकिन बेटा मुकेश, धीरे धीरे आजकल पर टालते हुए 10,000 के 22,000 रुपये हो गए हैं। तूने महीने भर की मोहलत मांगी थी, वह भी पूरी हो गई। मूल तो मूल, तू तो ब्याज तक नहीं देता। मुनीम जी, आप तो घर की हालत देख ही रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले राकेश का घर बसाया है और अभी अभी पिताजी भी गुजरे हैं। मुकेश की आंखों में आंसू भर आए। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन जब वह समझे जिसकी पूंजी फंसी है तब ना। वैसे तूने महीने भर की मोहलत लेने के बाद भी फूटी कौड़ी तक नहीं लौटाई, मुनीम गिरधारी लाल ने कहा। तब तक मैं मुनीम के लिए चाय लेकर आ गई। मुनीम मेरी नाजुक उंगलियों को छूता हुआ चाय लेकर सुड़कने लगा और मेरा पति राकेश चुपचाप बुत बना सामने खड़ा रहा। देख राकेश, मुझसे जितना बन सका उतनी मोहलत दिलाता गया। अब मुझसे कुछ मत कहना। वैसे भी जमींदार साहब तुझसे कितना नाराज हुए थे। मुझे एक रास्ता और नजर आ रहा है, अगर तू कहे तो। कहकर मुनीम रुक गया। कौन सा रास्ता? राकेश और मुकेश ने एक साथ पूछा। तुम्हें तो मालूम ही है कि इन दिनों बड़े मालिक तीर्थ यात्रा करने चले गए हैं। आजकल उनका कामकाज उनका बेटा गोविंद ही देखता है। वह बहुत ही सज्जन और सुलझे विचारों वाला है। तुम उससे मिल लो, मैं सिफारिश कर दूंगा। वैसे तेरे वहां जाने से अच्छा है कि तू अपनी बीबी को भेज दे। औरतों का असर उन पर जल्दी पड़ता है। किसी बात की चिंता न करना, मैं वहां रहूंगा ही। आखिर इस घर से भी मेरा पुराना नाता है। मुनीम ने चाय पीते पीते राकेश और मुकेश को भरोसे में लेते हुए कहा। मैंने दरवाजे की ओट से मुनीम की सारी बातें सुन ली थी। मुकेश मुझको गोविंद की कोठी पर अकेली नहीं भेजना चाहता था, पर मैं सोच रही थी कि कैसे भी हो मैं अपने परिवार के सिर से जमींदार का कर्ज उतार फेंकूं। दूसरे दिन मैं जमींदार की कोठी के दरवाजे पर जा पहुंची। मुझे देखकर मुनीम ने कहा, बेटी अंदर आ जाओ। मैं वहां जाते समय मन ही मन डर रही थी, लेकिन बेटी जैसे शब्द को सुनकर मेरा डर जाता रहा। मैं अंदर चली गई।
मालिक, यह है राघव की बहू। 3 साल पहले इसके ससुर ने हमसे 10,000 रुपये कर्ज लिए थे, जो अब ब्याज समेत 22,000 रुपये हो गए हैं। बेचारी कुछ और मोहलत चाहती है। मुनीम ने मेरी ओर इशारा करते हुए गोविंद से कहा, जब 3 साल में कुछ भी नहीं चुका पाया तो और कितना समय दिया जाए। नहीं नहीं, अब और कोई मोहलत नहीं मिलेगी। गोविंद अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, देख ऐसा कर, ये कान के बुंदे बेचकर कुछ पैसा चुका दे। गोविंद मेरे गालों और कानों को छूते हुए बोला, और हाँ, तेरा यह मंगलसूत्र भी तो सोने का है। गोविंद मेरे उभारों को छूता हुआ मंगलसूत्र को हाथ में पकड़कर बोला। मैं इस छुअन से अंदर तक सहम गई। फिर भी हिम्मत बटोरकर मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो छोटे मालिक? तुम्हारे गहनों का वजन देख रहा हूँ। तुम्हारे इन गहनों से शायद मेरे ब्याज का एक हिस्सा भी न पूरा हो। कहकर गोविंद ने मेरी दोनों बाजुओं को पकड़कर हिला दिया। अगर पूरा कर्ज उतारना है तो कुछ और गहने लेकर थोड़ी देर के लिए मेरी कोठी पर चली आना। गोविंद ने बड़ी बेशर्मी से कहा, हाँ, फैसला जल्दी से कर लेना कि तुझे कर्ज उतारना है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ससुर के हाथों लिखा कर्ज का कागज कोर्ट में पहुंच जाए। फिर भेजना अपने पति को जेल। खेत घर सब नीलाम कराकर सरकार मेरी रकम मुझे वापस कर देगी और तू सड़क पर आ जाएगी। मैं इसी उधेड़बुन में डूबी पगडंडियों पर चली जा रही थी। अगर मैं छोटे मालिक की बात मानती हूँ तो पति के साथ विश्वासघात होगा। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें मिलेंगी। कुछ दिनों बाद मुनीम फिर मेरे घर आ पहुंचा और बोला, बेटी किरण, कर लिया फैसला? क्या अपने गहने देकर जमींदार का कर्ज चुकाएगी? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। बोल देना छोटे मालिक को कि मैं जल्द ही अपने कुछ और गहने लेकर आ जाऊंगी कर्जा उतारने। उससे यह भी कह देना कि पहले कर्ज का कागज लूंगी, फिर गहने दूंगी। ठीक है, वैसे भी छोटे मालिक सौदे में बेईमानी नहीं करते। पहले अपना कागज ले लेना। वहीं खड़े मेरे पति और देवर यही सोच रहे थे कि शायद मैंने अपने सोने और चांदी के गहनों के बदले पूरा कर्ज चुकता करने के लिए छोटे मालिक को राजी कर लिया है। उन्हें इस बात का जरा भी गुमान न हुआ कि सोने चांदी के गहनों की आड़ में मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर परिवार को कर्ज से छुटकारा दिलाने जा रही हूँ। दूसरे दिन मैं एक रुमाल में कुछ गहने बांधकर गोविंद की कोठी पर पहुँच गई। आजा, अंदर कमरे में तेरा कागज निकाल कर इंतजार कर रहे हैं छोटे मालिक। मुझको देखते ही मुनीम बोला। मैं झटपट कमरे में जा पहुंची और बोली, देख लो छोटे मालिक, ये हैं मेरे गहने, लेकिन पहले कर्ज का कागज मुझे दे दो। ठीक है, यह लो अपना कागज, गोविंद ने कहा। मैंने उस कागज पर सरसरी निगाह डाली और उसे अपने ब्लाउज के अंदर रख लिया। ये गहने तो लोगों की आंखों में पर्दा डालने के लिए हैं। तेरे पास तो ऐसा गहना है जिसे तू जब चाहे मुझे देकर और जितनी चाहे रकम ले ले। गोविंद कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो छोटे मालिक? मेरी आवाज में शेरनी जैसी दहाड़ थी। गोविंद को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। मैं बिजली की रफ्तार से अहाते में चली आई। तब तक गांव की कुछ औरतें और आदमी भी कोठी के सामने आकर खड़े हो गए थे। वहां से अहाते का भीतर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। लोगों को देखकर नौकरों की भी हिम्मत जाती रही कि वे मुझको भीतर करके दरवाजा बंद कर लें। गोविंद और मुनीम भी समझ रहे थे कि अब वो दिन नहीं रहे जब बड़ी जात वाले नीची जात वालों से खुलेआम जबरदस्ती कर लेते थे। मैं बाहर आकर बोली, छोटे मालिक और मुनीम, देख लो पूरे गहने हैं पोटली में। उतर गया ना मेरे परिवार का सारा कर्ज? सबके सामने कह दो। हाँ हाँ ठीक है, गोविंद ने घायल सांप की तरह फुफकार कर कहा। सभी लोगों के जाने के बाद गोविंद और मुनीम ने जब पोटली खोलकर देखी तो वे हारे हुए जुआरी की तरह बैठ गए। उसमें मेरे गहनों के साथ साथ
मुनीम की बेटी के भी कुछ गहने थे जो मेरी अच्छी सहेलियों में से एक थी। अब मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? क्या किरण उससे मेरी सब करतूतें बताकर ये गहने ले आई है? सोचकर मुनीम का सिर घूम रहा था। गोविंद और मुनीम दोनों समझ गए कि मैं एक माहिर खिलाड़ी की तरह बहुत अच्छा खेल खिलाकर गई हूँ। इस तरह बिना अपनी इज्जत पर हाथ डाले मैंने जमींदार से कर्ज मुक्ति पा ली थी।